नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। गुरुग्राम से बड़ी तगड़ी खबर आ रही है। हमारे लिए तगड़ी है, गुरुग्राम वाले परेशान है, बताते हैं कि बहुत परेशान हो रहे हैं बेचारे। क्यों परेशान हो रहे हैं वो अभी बताता हूँ आपको, क्योंकि इस समय गर्मा गर्म बहस चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त बहस चल रही है संसद में। लोकसभा में चल ही रही थी, अब राज्यसभा में भी आरंभ हो गई है। और लोकसभा में जो भी चल रही है उसमें आप देखें जिस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, क्योंकि आज सवेरे सवेरे आरंभ में ही अमित शाह ने जितना बुरी तरह से धोया, उसके बाद विपक्ष तो पूरी तरह से डिफेंसिव पे है और उसमें कोई पॉइंट आ भी नहीं रहे हैं। चलिए उन पर आते हैं बाद में, पहले बात कर लेते हैं कि साहब कि गुरुग्राम में क्या हुआ। क्योंकि गुरुग्राम में जो हुआ उसका संबंध भी ऑपरेशन सिंदूर से है, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही अचानक पूरे भारत में एक कार्रवाई शुरू हुई, और वो कार्रवाई थी इल्लीगल इमिग्रेंट्स, विशेषकर इल्लीगल बांग्लादेशी और इल्लीगल रोहिंग्या जो हैं उनकी पहचान करने की, उनके आइडेंटिफिकेशन और डिपोर्टेशन की। और उनका आइडेंटिफिकेशन और डिपोर्टेशन इस स्थिति में पहुंच गया कि साहब के गुड़गांव के बारे में एक आर्टिकल छपा न्यूज़ 18 में। ये आर्टिकल आपके साथ में उसका मैं नीचे लिंक भी शेयर कर दूंगा, और इसका जो मजमून है वो यहाँ दिखा देता हूँ। और ये मजमून कहता है कि साहब कि आखिर कहाँ गायब हो गए गुरुग्राम से नौकर नौकरानियाँ। न मेड मिल रही न सफाई वाले, सामने आई हैरान करने वाली वजह। और इसमें जो भी ऑथर हैं, वो ऑथर भी आप समझ लीजिए, वैसे तो ऑथर का नाम है साद उमर, लेकिन रिपोर्ट तो ठीक ही लगती है। और वो ये कह रही है कि साहब कि गुरुग्राम के एक आरडी सिटी, पॉश रिहायशी इलाका है आरडी सिटी, इसका इन्होंने उदाहरण दिया है। वो कह रहे हैं कि साहब कि आरडी सिटी में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। न घरों में खाना बन रहा है, न झाड़ू पोछा हो रहा है, और न ही कूड़ा उठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अचानक पूरे इलाके से घरेलू नौकर नौकरानियों का गायब हो जाना एक रहस्य का विषय है। कि साहब मेड्स, कुक, सफाई कर्मी सारे गायब हो गए, विशेषकर से जो बांग्ला भाषी थे। और बांग्ला भाषी का ये है कि साहब कि इस समय पूरे हरियाणा में ज़बरदस्त तरीके की रेड्स चल रही हैं और बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेशी आइडेंटिफाई कैसे किए जा रहे हैं इसका भी रहस्य सामने आया है। वो इस आर्टिकल में नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बांग्लादेशियों की पहचान करना वैसे तो इतना आसान नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी जो हैं उनका जो डायलेक्ट है, उनकी जो बोली है, वो हमारे भारत के जो बंगाली हैं उनसे थोड़ी अलग है, उनसे अलग है। तो वो पहचानने के लिए जो भारत के जो बंगाली हैं वो बता दे रहे हैं कि साहब कि ये फलाना आदमी बांग्लादेशी है, इसकी भाषा से पता चल रहा है, साफ साफ उसकी भाषा से पता चल जाता है कि ये बंगाली है, ये बांग्लादेशी है। तो हमारे जो बंगाली हिंदू भाई विशेषकर से जो हैं वो इसमें बड़ा अच्छा एक योगदान दे रहे हैं। और इसी कारण जो एक बाढ़ सी आई हुई है पूरे भारत में, ये काम करने वालों की, उनकी पकड़ धकड़ चल रही है। गुड़गांव से कई सारे ऐसे लोगों को, मेड्स को, कुक्स को, इन सबको पकड़ के और मानेसर डिटेंशन सेंटर में ले जाया जा रहा है। वहाँ इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई किए जा रहे हैं, और जो कोई भी बांग्लादेशी निकलता है उसको सीधे डिपोर्ट कर दिया जाता है और असम से उनको पुशबैक कर दिया जाता है। बीजीबी यानी कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, वो किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं कर रही, कोई रेजिस्टेंस नहीं कर रही है। भारत की जो फोर्सेस हैं उनके साथ में पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है ना, मज़े की बात। तो यदि इस तरह से चलेगा कुछ दिनों में, तो आप ये देखिएगा कि जो आ रहे हैं, और अच्छा इसका भी एक अभी कुछ ही दिनों पहले ये एक सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था
कि फ़िलहाल बांग्लादेश से अंदर आने वालों की संख्या जो है वो 0 है। बांग्लादेश से अब भारत में कोई नहीं आ रहा, क्योंकि उनको कतई विश्वास नहीं है कि भाई वो आएंगे। और मान लीजिए पश्चिम बंगाल में तो नौकरियां हैं नहीं। होता क्या है कि पश्चिम बंगाल में आके और वहाँ पर वो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनके झूठे आधार कार्ड, उनके झूठे राशन कार्ड, उनके झूठी जो है वो रेजिडेंस वगैरह वहाँ बनाई जाती है। फिर उनको पूरे भारत में भेज दिया जाता है कि बढ़िया इकोसिस्टम बना हुआ है, वो अच्छी कमाई करता है इससे, और बांग्लादेशियों को भी बड़ा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन पूरे भारत से जिस प्रकार से आप देखिए, इवन बेंगलोर और हैदराबाद से आइडेंटिफाई कर करके इनको वापस भेजा जा रहा है, और भाजपा शासित राज्यों में तो भेजा ही जा रहा है, तो उसको लेके पूरा हड़कंप मचा हुआ है। और इसका कनेक्शन ऑपरेशन सिंदूर से क्या है? ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ही ये जो डेमोग्राफी, जिसको हम कब से कहते आ रहे हैं, आज से नहीं 5-7 साल से कहते आ रहे हैं कि डेमोग्राफी इज़ अ सिक्योरिटी इश्यू। ये कोई सोशल इश्यू नहीं है। भारत में डेमोग्राफी और विशेषकर से इस्लामी जनसंख्या का बढ़ना एक सिक्योरिटी इशू है, और इस सिक्योरिटी इशू को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहचाना गया, और साथ साथ ही ये कार्रवाई शुरू हुई। और पिछले 3-4 महीनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जिस दिन वो पहलगाम वाली घटना हुई 22 अप्रैल को, उसी दिन के बाद से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। और पहले जो फॉरेनर्स और इमिग्रेशन बिल, जिसका विवेचन हमने इस कार्यक्रम में किया था, फॉरेनर्स और इमिग्रेशन बिल के पास होने के बाद से, जब से सिटीजनशिप का जो ओनस है वो शिफ्ट हो गया, उसके बाद से इस कार्रवाई में बड़ी तेज़ी आई है और बड़ी तेज़ी से यह कार्यक्रम चल रहा है। अब इसका और क्या ऑपरेशन सिंदूर से संबंध है? ऑपरेशन सिंदूर से इसका बड़ा संबंध है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए, बाहर से आते हैं आतंकी आते हैं। खैर, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के आने की बड़ा पुराना एक इतिहास है, लेकिन रोहिंग्यों की सबसे बड़ी बस्ती जम्मू में बताई जाती है। अब आप ये देखिए, इनका इकोसिस्टम कितना सुदृढ़ है, कितना आगे की सोचते हैं ये, कि इन्होंने रोहिंग्याओं को सीधे रवाना किया पश्चिम बंगाल से और पहुंचा दिया जम्मू तक। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सब क्रॉस करके, तो सबको क्रॉस करके ये सीधे पहुंच गए जम्मू तक। और जम्मू में ये एक सिक्योरिटी हैजर्ड बन चुके हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पर अब सरकार दूसरी आ गई है, उसने सरकार ने, आप ये देखिए कि जब एलजी के कहने पर ये रोहिंग्या बस्ती, जो इलीगल बस्ती जम्मू में बसी हुई है, उसके जब काटे गए, उसके जब बिजली के कनेक्शन काटे गए, तो उमर अब्दुल्ला ने इंटरफेयर करके उसको दोबारा चालू कर दिया। फिर एलजी को अपना विशेषाधिकार यूज करके उसे वापस कटवाना पड़ा। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ जम्मू कश्मीर की घटना के कारण। वैसे ये तो कहना पड़ेगा कि 2014 से जब से ये सरकार आई है और 2025 तक, तब तक कोई भी घटना सिविलियंस को मारे जाने की, एक पठानकोट पर हमला अवश्य हुआ था, लेकिन वो भी एयरफोर्स स्टेशन पे हुआ था। उसके अतिरिक्त कोई भी घटना जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में कहीं हुई नहीं है। ये एक बड़ी सफलता है और इसको आज रेखांकित भी किया गया। लेकिन जो विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। भाई अमित शाह जी ने पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था उसका विवरण दे दिया। उन्होंने तो मिनट बाय मिनट उन्होंने पूरा सारा का सारा डिस्क्राइब कर दिया। ये भी बता दिया कि भाई 22 अप्रैल से लेके और ऑपरेशन सिंदूर तक क्या क्या हुआ, कौन सी सीसीएस की मीटिंग हुई, किस सीसीएस की मीटिंग में क्या निर्णय हुए और उन निर्णयों के आधार पर किस प्रकार का ऑपरेशन हुआ। बाकी डॉक्टर जयशंकर कल ही बता चुके थे। तो इसके बाद फिर आप जब विपक्ष की तरफ से जब बात आती है तब आप सुनते हैं, किसको सुनते हैं आप? मतलब एक प्रकार से भी कहें कि साहब की पूरा मूर्खताओं का प्रपंच आरंभ हो जाता है। पहले कानीमोजी बोलती है, कानीमोजी तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक बोलती हैं और वो अपने पेट्रियाटिज़म की दुहाई भी देती हैं और अपने पेट्रियाटिज़म को वो डिफेंड भी इसलिए कर सकती हैं क्योंकि वो भारत के बिहाफ पे
जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस गए थे उसमें से एक ग्रुप का नेतृत्व भी कर रही थी, तो इसलिए उनका कहना तो बनता है। लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे थे? न कोई सर न कोई पैर। मुझे तो लगता है विपक्ष के पास अब कोई वक्ता ही नहीं बचा है, और जो कोई भी वक्ता जो है ना, उसको वक्ता कहना ही नहीं चाहिए, उसको तो पाठक बोलना चाहिए। जी हाँ, वो पाठक हैं, यानी कागज देख देख के पढ़ देते हैं, वाचक हैं, पाठक हैं। वक्ता तो अब कोई मुझे ऑपोजिशन में दिखता नहीं है। कुछ जो हैं मनीष तिवारी जैसे, या आपके शशि थरूर जैसे, उनको तो कांग्रेस ने ब्लैक लिस्ट कर दिया कि ये बोलेंगे नहीं, ये बोलेंगे तो फिर पता नहीं क्या कह देंगे। अच्छा, वही हिसाब बेटा, पहलगाम की घटना क्यों हुई, पहलगाम की घटना क्यों हुई? अरे पहलगाम की घटना पहली घटना है क्या मूर्खों? 1980 से घटनाएं हो रही हैं। 1980 से यही सरकार थी क्या? आपको यदि देखना है, यदि कोई तुलना करनी है, तो तुलना तो आपको ये करनी पड़ेगी कि भाई पहले से कोई कमी आई है क्या? संख्या में कमी आई है, वो संख्या तो पूरी की पूरी अमित शाह जी ने बता दी कि भाई 2004 से 14 में क्या हुआ था, और 2014 से लेकर 2025 तक क्या हुआ। घटनाओं में 80% तक की कमी आ चुकी है। सिविलियन कैजुअलिटीज़ तो अब ना के बराबर रह गई है। यहाँ तक कि अब सारा का सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है इन फौजियों को, इन आतंकवादियों का, जो कि अब अधिकतर बाहर से आ रहे हैं, कश्मीर में तो कोई पनप ही नहीं रहे हैं, बस इक्के दुक्के बचे हैं। एक ज़माना था यहाँ पे 20,000 आतंकी हुआ करते थे, आज के ज़माने में कोई 60-70 बचे हुए हैं लोकल। और इन 60-70 लोकल का कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद भी प्रियंका गांधी को देखो क्या बोल रही हैं, बस वही घिसी पिटी बात, और नाम लेके बता रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई हिंदू कहने में उनको बड़ी आपत्ति है। उनको भारतीय हैं, 15-25 भारतीय हैं, 25 हिंदू नहीं हैं, 25 भारतीय हैं। ये जो परिवार है, ये तो आरंभ से ही, नेहरू जी के समय से ही पूरी तरह से हिंदू विरोधी रहा है, और आज भी हिंदू विरोधी है। प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी से अब स्पष्ट शब्दों में पूछा जाना चाहिए कि भाई आपकी कास्ट क्या है। और वो 25 में अगर आपको हिंदू नहीं बताने थे तो जाति ही बता देते भाई। उसमें से आधे से अधिक तो ओबीसी थे। आपका जो आजकल जिसके ऊपर आपका पूरा ध्यान है उनको बता देते, राहुल गांधी से पूछ लेते। राहुल गांधी की तो हिम्मत पड़ नहीं रही है आगे आके बोलने की। प्रियंका गांधी को खड़ा कर दिया। अब प्रियंका गांधी को लिख के दे दिया, और वही लिख के लिखा लिखवा जाए वो पढ़ रही। पता नहीं वो ज़माने कहाँ गए जब नेहरू जी और इंदिरा गांधी जो हुआ करते थे वो कम से कम बिना पढ़े बोल तो सकते थे। ये तो कागज़ के बिना, और कागज़ तो रखा जाता है, पॉइंट्स बना लिए जाते हैं, वो पॉइंट्स के हिसाब से बोला जाता है। मैं भी जब आप लोगों से बोलता हूँ तो मैं तो आपको एक्सटेम्पोर बोल जाता हूँ 15-20 मिनट तक लगातार, और पॉइंट्स की सहायता से तो मैं 2 घंटे लगातार बोल सकता हूँ, 3 घंटे लगातार बोल सकता हूँ। लेकिन इनका ये हाल है कि साहब ये 15 मिनट का भाषण, 20 मिनट का भाषण भी जो है वो बिना पढ़े नहीं बोल सकते। ऐसे देख देख के बोल रहे हैं, ऐसे नीचे देखा ऊपर देखा, इस तरह से बोल रहे हैं। तो भाई पूरा डैम्प स्क्विब हो गया। और अखिलेश बाबू ने तो पता नहीं क्या किया, उनका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश बाबू तो पूरी तरह से, वो भी देख देख के पढ़ रहे, वो भी देख देख के पढ़ रहे, और देख देख के पढ़ के ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसको देख के हंसी आती है भाई। ये ऑपोजिशन की स्थिति है। अभी तो ब्रह्मास्त्र बाकी है, यानी अभी तो प्राइम मिनिस्टर का भाषण होना है, उस वहाँ तक होगा तब इनका क्या हाल होगा वो देखने वाली बात है। अभी तो आप ये देखिए कि न केवल इलीगल बांग्लादेशी भगाए जा रहे हैं, इलीगल कन्वर्शन समाप्त हो रहा है, या आतंकवाद के जो हिमायती जो भारत के अंदर बैठे हुए हैं, इनकी भी स्थिति खराब और ख़राब होती जा रही है। अब बेचारे आतंकवाद का समर्थन परोक्ष रूप से भी नहीं कर पा रहे हैं। इनके लिए मैं पूरी सहानुभूति रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।